सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टैंडर्ड 9th और 10th के विद्यार्थियों को बताया था। आज स्टैंडर्ड 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या नियम है, इसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी पहचान आओ हिंदी में हम जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में कार्य जारी रहता है, पूर्ण नहीं हुआ होता है। यानी इसमें समय दिया नहीं होता है कि काम कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इसमें समय दिया नहीं होता है, कार्य जारी का जारी ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया, वह एक पतंग उड़ा रहा है। अब वो कब तक पतंग उड़ाएगा कुछ समय दिया नहीं है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे, कब से खेल रहे हैं कुछ समय दिया नहीं है। इसी तरह मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, वह एक गीत गा रही है, तुम खेल रही हो। सबके देखो कि सबके हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहे हो आदि शब्द आए हुए हैं। ये समझ जाना कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। इसके अलावा ये दूसरा टेंस हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर दूसरा टेंस होता तो इसमें समय जरूर दिया होता, लेकिन इसमें समय दिया नहीं है। ऐसा दूसरे टेंस में वाक्य आएगा नहीं। तो अब इंग्लिश में भी पहचान जान लेते हैं। इंग्लिश में क्या नियम है कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है। यू, बी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इसीलिए ये वाक्य इंग्लिश का नियम है, इंग्लिश में ये नियम है। अब हिंदी में ऊपर वाला नियम है। इसीलिए अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे। वह एक पतंग उड़ा रहा है, वह सब। इसके पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन की वाक्य में, हिंदी वाक्य में कौन लगाओगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। कौन उड़ा रहा है, वह। तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। वह की अंग्रेजी तुरंत सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे और वह की अंग्रेजी होगा ही। अब ही के साथ में देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इंग्लिश वाला नियम। तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का उपयोग होता है। ही के साथ में इज लिखो। क्या कर रहा है क्वेश्चन करेंगे तो मेन वर्ब आएगी। उड़ा रहा है तो उड़ाना का अंग्रेजी होता है फ्लाई। फ्लाई में अब नियम में देख लो आईएनजी लगा देते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिए, फ्लाइंग हो गया। क्या उड़ा रहा है, ऑब्जेक्ट मिलता है क्या से, मैंने बताया था पहले भी, आज भी बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे एक काइट। एक पतंग उड़ा रहा है तो ऑब्जेक्ट एक पतंग हुआ, एक काइट लिख देंगे। अब देखेंगे कि सबसे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया हुआ है और प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि वीडियो में देखो कि सब पता चलेगा। इसी तरह से दूसरा वाक्य दिया है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक वाक्य और देख लो, कौन इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पता करने के लिए मैंने बताया कि कौन लगाओगे, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो आएगा वी। उसकी अंग्रेजी लिखो दे। दे के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, आर का प्रयोग। अब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मेन वर्ब आ गई। प्ले में आईएनजी जोड़ो, प्लेइंग हुआ। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से तुम्हारा ये दूसरा वाक्य पूरा हो गया। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब प्लस क्रिकेट ऑब्जेक्ट। मैं एक निबंध लिख रहा हूँ,
आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? एम। आई एम राइटिंग एन एसे। वह एक गीत गा रही है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी सब्जेक्ट है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से पाँचवां वाक्य देखें, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, इसमें यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। आप आगे देखेंगे कि यदि वाक्य निगेटिव है तो इज एम आर के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी सब नियम वही है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। कौन नहीं बजा रहा है? चपरासी। सब्जेक्ट हो गया, इसकी अंग्रेजी होगा द प्यून। एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। इसके बाद वाक्य निगेटिव है इसलिए नॉट तुरंत लगा देंगे। क्या कर रहा है? मेन वर्ब आ जाएगी। रिंग बजाना, बजाने का अंग्रेजी रिंग होगा, रिंग में आईएनजी जोड़ो। क्या बजा रहा है? ऑब्जेक्ट द बेल। हो गया द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखेंगे, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, प्लस नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब रीड है, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। ये वाक्य हो गया। यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद अपने देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है? तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का उपयोग करना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है, क्या तुम एक सेब खा रहे हो? तो यहाँ पर क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है? तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का पता करेंगे कि कौन सेब खा रहा है। उत्तर मिलेगा तुम। तो यू, यानी इसका सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? नियम देख लेना है। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए सब्जेक्ट के पहले आर का उपयोग करना है। तो आर सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर इसके बाद तुरंत मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब हिंदी वाक्य के अंत में आता है। खा रहे हो, ईट, ईट में आईएनजी जोड़ेंगे, ईटिंग हो जाएगा और बाकी बचा ऑब्जेक्ट एन एप्पल। एन एप्पल लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरा वाक्य, जैसे इसमें और है कि जैसे हिंदी वाक्य में यदि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, WH वाला क्वेश्चन जो है वो है। अगर ये हिंदी वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे दूसरे वाक्य में आया हुआ, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तो क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे। ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्य में क्यों सब की अंग्रेजी सबसे पहले की वाई। अब इसमें सब्जेक्ट देखोगे, इसमें भी सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के कारण यहाँ आर का उपयोग होगा हेल्पिंग वर्ब। तो वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करोगे और इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, वाई आर यू। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है? मचा रहे हो, शोर मचा रहे हो। मेकिंग ए नॉइस, यहाँ पर मेकिंग मेन वर्ब है, ए नॉइस ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा कि इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर मेकिंग मेन वर्ब है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट नॉइज है। इसी तरह से जो मैंने अभी, क्या तुम एक सेब खा रहे हो, आर का उपयोग किया पहले, आर यू ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, प्लस यू है, सब्जेक्ट है, प्लस ईटिंग मेन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस टेंस में
कुछ आपको कैसे इस टेंस के में अगर वाक्य इंग्लिश में, क्योंकि अपने 10वीं में पेपर में या 9th के पेपर में हिंदी एक भी शब्द आता नहीं है, तो मान लीजिए इस टेंस का वाक्य है तो कैसे पहचानेंगे। इसकी पहचान का नियम इंग्लिश में यही है कि इज एम आर लगा होगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी। इज एम आर आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, तो पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ऐसा किसी टेंस में होता नहीं है। जहाँ पर इज एम आर आए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो, तो समझ जाना कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है, कि इसमें दूसरा टेंस ये हो ही नहीं सकता है। और दूसरे टेंस में इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती ही नहीं है। और इसके कुछ हिंट्स और दिए गए हैं कि अगर टेंस में नाउ, लिसन, लुक, सी और हियर इत्यादि का उपयोग किया गया हो, तो भी ये दर्शाता है कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जैसे लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग, लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इस तरह की वाक्य दिए गए होते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार तैयार करेंगे और कुछ 15-20 वाक्य हिंदी में इसी टेंस से संबंधित लिखेंगे और उसको हिंदी में लिख करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसका निगेटिव बनाएंगे, उसी वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाएंगे और WH से क्वेश्चन वाला भी वाक्य बनाएंगे। तो सब प्रकार का वाक्य बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो जल्द ही भेजा जाएगा। अगला होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।